नमस्कार साथियों, प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खमागणी, राम राम सा। मैं मनोज जांगेड़ आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है। बताना चाहूँगा, कुछ अपरिहार्य कारणों से अपनी जो कक्षाएं हैं वो बीच में रुक गई थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो वही है, हिंदी के संवैधानिक प्रावधान। इसकी विगत 2 कक्षाएं आप ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि हिंदी के जो संवैधानिक जो प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद, ये हमने देख लिए थे। दूसरा जो भाग था उसमें हमने देखा था कि ट्रिक के माध्यम से हम इन अनुच्छेदों को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। आज की जो हमारी जो कक्षा है उसमें हम इन सभी अनुच्छेदों का विस्तार से और गहराई से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इनमें से जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि यदि आपको हमारा ये जो आज का जो वीडियो यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल है और ज़्यादा बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और परीक्षा के दौरान जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार एग्जामिनर भाषा के साथ खेलता है, उन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि कल बुधवार है और बुधवार के दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे 2 चैनल हैं। एक @मनोज जांगेड़ 1 के नाम से है, उसके ऊपर कल से हमारी काव्य शास्त्र की जो कक्षाएं हैं वो आरंभ होगी। और इसके साथ प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है, इसके बाद में जैसे ही ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम काव्य शास्त्र के उन विषयों को जो हम दूसरे चैनल के ऊपर लेकर जाएंगे। एक के ऊपर हमारा संप्रदाय विषय चलेगा और दूसरे के ऊपर हमारी जो 9 से और 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके विषय में जो कक्षा 11 और 12 में जो विशेष जो अलंकार हैं, छंद हैं और जो रस हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। और प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में हम उन्हीं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उन संप्रदायों के बारे में देखेंगे और ये जानेंगे कि अलंकार संप्रदाय क्या है, रस संप्रदाय क्या है, अलंकारवादी आचार्य क्या मानते हैं, रसवादी आचार्य क्या मानते हैं, ध्वनिवादी आचार्य क्या मानते हैं। जो जितने भी ये 6 संप्रदाय हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन, काव्य दोष, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मनोज जांगेड़ 1 के ऊपर मैंने बताया कि ये जो कक्षाएं हैं केवल 11वीं और 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो मैटर है वो इसमें डाला जाएगा। लेकिन वो बच्चे हैं वो अपने दूसरे चैनल प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में जाकर गहराई से विस्तार से उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हिंदी के जो संवैधानिक जो प्रावधान हैं उन संवैधानिक प्रावधानों में उसका गहराई से, उसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा भाग 5 अनुच्छेद 120, इसका हमने अध्ययन कर लिया था, ट्रिक के माध्यम से देख लिया था। आज हम इसका जो अध्ययन करेंगे वो गहराई से करेंगे। तो अनुच्छेद जो 120 है, भाग 5 है, इसमें ये कहा गया है कि संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इस संसद में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी। तो संसद में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उस प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो संसद है, इस संसद के 2 सदन हैं, ये हम सभी जानते हैं। एक है लोकसभा और एक है अपना राज्यसभा। 120 में ये प्रावधान किया गया है कि जो संसद है उस संसद की जो कार्यवाही है, वो संसद की जो कार्यवाही है वो हिंदी या अंग्रेजी में, बस ये पंक्ति है जहां से प्रश्न उठाए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 120 ये कह रहा है कि संसद की जो कार्यवाही है ये 2 भाषाओं में होगी। 2 भाषाएं कौन सी? एक हिंदी और दूसरी क्या है, या अंग्रेजी में। इसको पकड़ना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा या अंग्रेजी में। अब मान लीजिए संसद का कोई सदस्य है, वो सदस्य ये कहता है कि मैं ये सदन की जो कार्यवाही चल रही है तो मैं सदन को ना तो हिंदी में संबोधित करूंगा और ना ही मैं अंग्रेजी में संबोधित करूंगा। तो क्या वो किसी तीसरी भाषा में या ये कहे कि अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन
यदि वो लोकसभा में संबोधित कर रहा है तो उसे ये जरूरी है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उससे अनुमति लेगा। लोकसभा का अध्यक्ष जब अनुमति देगा तो अनुमति देने के उपरांत वो जो सदस्य है वो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। यदि वो राज्यसभा में सदन को संबोधित कर रहा है तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सभापति। तो जो सभापति है उस सभापति से वो अनुमति लेगा, और जब ये अनुमति देंगे तो हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाएं हमने देख ली, इसके साथ ही वो अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में भी क्या कर सकता है, सदन को संबोधित कर सकता है। लेकिन इसके लिए मैंने बता दिया कि यदि लोकसभा में है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उससे परमिशन लेगा, यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति से क्या लेगा, वो परमिशन लेगा। अब इसके अंदर मेन बात क्या है कि जब तक संसद है, प्रश्न ये आता है कि जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे। इस अन्यथा उपबंध का क्या मतलब है, अन्यथा उपबंध न करे तब क्या होगा, ये जो हमने देखा था या अंग्रेजी में, ये प्रश्न बनता है तो या अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में इसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। या अंग्रेजी में इसका है, इसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। यहां से इस बात को समझिए कि भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो किस में होंगे, संसद में। कोई भी भाषा है उसको मान्यता प्रदान है, जो मान्यता प्रदान की जाएगी तो उसका कोई भी विधेयक है वह राज्य के द्वारा पेश होगा और राज्य के बाद में संसद में जाएगा और फिर राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करेगा, मोहरे लगा देगा। तो संसद, हमने देखा था कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी और 1950 को लागू हुआ था, और संविधान में ये बात कही गई थी कि हमारे जो भी राजकारी हैं, राजकीय प्रयोजन की जो भाषा है वो राजकीय प्रयोजन की भाषा है वो क्या होगी, हिंदी। राजकीय प्रयोजन की जो भाषा है वह क्या होगी, हिंदी। लेकिन साथ ही इसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि इसके साथ ही जो अंग्रेजी जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा का भी प्रावधान चलता रहेगा। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक है, 15 वर्षों तक ये जो प्रावधान है ये चलता रहेगा। इस बात का उल्लेख किया गया था कि कहने का मतलब है जब तक संसद कोई भी उपबंध नहीं करती है 15 वर्षों तक हिंदी के साथ कौन सी भाषा चलती रहेगी, अंग्रेजी चलती रहेगी। ये 15 वर्षों के लिए अपने को वैलिड किया गया था। यदि संसद इसमें किसी प्रकार का प्रावधान कर देती है, किसी प्रकार का कोई विधि है वो लागू कर देती है, कोई कानून बना देती है, तो उससे क्या होगा कि जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी भाषा है उसका प्रचलन है वो आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये कह रहा है कि संसद यदि अन्यथा उपबंध न करे, ऐसा कोई भी उपबंध नहीं करती है, ऐसा कोई भी कानून है वो नहीं बनाती है, ऐसी कोई भी विधि यदि वो नहीं बनाती है, तब क्या होगा कि संविधान में जो बात लिखी गई थी कि अंग्रेजी का जो प्रयोग होगा वह कितने वर्षों तक होगा, 15 वर्षों तक। और 15 वर्षों के पश्चात ये जो या अंग्रेजी वाला है उस शब्द का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, जब संसद इस प्रकार का कोई अन्यथा उपबंध नहीं करती है। यदि उपबंध कर देती है तब तो वह जो भाषा है अंग्रेजी वो 1965 यानी 1950 में अपना जो संविधान लागू हुआ, और इसमें जब 15 वर्ष जोड़ देंगे तो समय कितना बन जाएगा, 1965। 26 जनवरी 1965 इस तिथि को क्या हो जाएगा कि जो या अंग्रेजी में, ऑप्शन आपसे क्या देगा, अंग्रेजी में, या अंग्रेजी में, अंग्रेजी या फिर या अंग्रेजी। आपको ये 3 शब्द ध्यान में रखने हैं, कौन से, या अंग्रेजी में। तो कौन से शब्द का लोप होगा, या अंग्रेजी का, या अंग्रेजी में का लोप कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा, जब संसद है इस प्रकार का अन्यथा उपबंध नहीं करती है, तब इस या अंग्रेजी में लोप कर दिया जाएगा। तो ये है अपना अनुच्छेद 120 भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इसमें मैंने बता दिया कि संसद में जो प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है तो उसकी जो कार्यवाही होगी वो किस में होगी, हिंदी या अंग्रेजी में। किसमें होगी, हिंदी या अंग्रेजी में। लेकिन यदि कोई सदस्य सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको या तो लोकसभा अध्यक्ष की या राज्यसभा का जो सभापति है उसकी पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संसद है यदि कोई अन्यथा उपबंध नहीं करती है तो संविधान में जो बात लिखी गई थी
कि अंग्रेजी का प्रयोग केवल 15 वर्षों तक ही होगा। और संसद यदि कोई कानून नहीं बनाती है, संसद यदि कोई उपबंध नहीं करती है, तो यहाँ अंग्रेजी में का क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा। और यदि संसद कानून बना लेती है तो यह अंग्रेजी में का लोप है वो नहीं किया जाएगा। ये चीज है अनुच्छेद 120 भाग 5। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी भाषा होगी, हिंदी या अंग्रेजी में कार्यवाही होगी। इसके साथ ही कोई सदस्य है वो सदन को किस में संबोधित कर सकता है, अपनी मातृभाषा में। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की और राज्यसभा का जो सभापति है उसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि संसद है यदि अन्यथा उपबंध न करे तो कौन से शब्द का लोप हो जाएगा, तो या अंग्रेजी में। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि यहां पर या अंग्रेजी में का जो लोप है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 120 और इसके साथ ही होगा अनुच्छेद 210, क्योंकि ये तो है संसद में। और जब हम राज्य विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि या अंग्रेजी में का लोप कर दिया जाएगा। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, आपको ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 345। तो यहां पर इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये तय करते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहां पर 120 दे रखा है तो इसका उत्तर आपको क्या मानना पड़ेगा, 120। यदि उसके अंदर 120 210 दोनों आ जाए तो दोनों सही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो क्वेश्चन है या तो उसको डिलीट मानना पड़ेगा। फिर भी यदि अपनी को मजबूरी हो जाए तो संसद वाले को वरीयता देंगे और हम किसको चुन के रहेंगे, अनुच्छेद 120 को। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी, या तो 120 ही देगा या फिर 210 देगा। ये अपना भाग 5 अनुच्छेद 120 ये क्लियर हो गया। इसमें यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को जरूर सूचित करें। अब हम देखेंगे भाग 6, और भाग 6 के तहत हम देखेंगे कि अनुच्छेद है 210। यहाँ पे भाग 6 अनुच्छेद 210, इसमें राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल की जो कार्यवाही है वो किस में संचालित होगी। तो हमने देखा कि जो संसद है, संसद की जो कार्यवाही है या तो हिंदी में होगी या फिर किस में होगी, अंग्रेजी में। भाग 6 अनुच्छेद की यदि बात करें, अनुच्छेद 210, भाग 5 अनुच्छेद 120, इसमें उल्लेख किया गया था संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अब है राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य के विधानमंडल की भाषा, राज्य का जो विधानमंडल है उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी इसकी जो कार्यवाही है वो किस में होगी। सदन की कार्यवाही किस में देखी थी, हिंदी या अंग्रेजी में। लेकिन इसकी कार्यवाही हम किस में देखेंगे, नंबर 1 उस राज्य की राजभाषा, राजभाषा होगी। लेकिन ये राजभाषा किसकी होगी, उस राज्य की जो राजभाषा है उसमें। नंबर 2 इसमें मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा इसकी कार्यवाही। नंबर 2 हिंदी और नंबर 3 या अंग्रेजी में। बस यही बात इसमें आ रही है। और इसमें यह आएगा कि राज्य का जो विधानमंडल यदि कोई अन्यथा उपबंध नहीं करे तो कौन से को हटा दिया जाएगा, तो कौन से शब्द का लोप कर दिया जाएगा, तो वो कौन सा है, या अंग्रेजी में। किसका लोप कर दिया जाएगा, या अंग्रेजी में का लोप कर दिया जाएगा। यदि राज्य का विधानमंडल है कोई किसी प्रकार का कोई भी अन्यथा उपबंध नहीं करती है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि या तो देगा कि संसद अन्यथा उपबंध न करे, ऐसा आ जाए तो अनुच्छेद 120 कर देना। यदि ऐसा आ जाए कि राज्य विधानमंडल नहीं करे तो कौन सा आ जाएगा, 210। आपको पर्सन की लैंग्वेज देखनी है, ज्यादातर पूछने के चांसेस के रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको पर्सन की लैंग्वेज देखनी, क्या कह रहा है, संसद के बारे में पूछ रहा है 120 कर देना, राज्य के बारे में पूछ रहा है तो कौन सा कर देना, 210 कर देना। और फिर ये कुछ दे नहीं रखा हो तो अपने को कौन सा छाटना है, उसमें 120 को छाटना है और इसको अपने को सही उत्तर मानना है। इसमें भी वही बात है, राज्य का जो विधानमंडल है, इस राज्य के जो विधानमंडल है इसके भी 2 पार्ट हैं। एक होता है अपने विधानसभा और एक है विधान परिषद। एक है विधानसभा और एक है अपनी विधान परिषद। अब इसमें विधानसभा है, इस विधानसभा का तो होगा अध्यक्ष, और जो विधान परिषद है इस विधान परिषद का क्या हो जाएगा, सभापति। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है वो न तो हिंदी में और न ही अंग्रेजी में, बल्कि वो सदन को संबोधित किस में करेगा, मातृभाषा में। यदि वो मातृभाषा में सदन को संबोधित करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है
कि उसकी अनुमति कौन देगा, या तो विधानसभा का अध्यक्ष देगा या फिर कौन देगा, विधान परिषद का जो सभापति है वो क्या करेगा, इसकी अनुमति देगा। और अनुमति देने के पश्चात वो विधानमंडल का जो सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो, तो अनुमति मिलने के पश्चात वो अपनी मातृभाषा में क्या करेगा, सदन को संबोधित करेगा। क्या करेगा, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का प्रयास करेगा। इतनी बात का आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न जो पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न यही से पूछेगा कि यहाँ अंग्रेजी में जो लॉ है उसका कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद मैंने बता दिया। यदि संसद के संदर्भ में पूछे तो 120 कर देना, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में पूछे तो अनुच्छेद कौन सा कर दोगे, 210 कर दोगे। और मातृभाषा में यदि वो सदन को संबोधित करना चाहता है, संसद में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति अनुमति देगा, लेकिन राज्य का जो विधानमंडल है वहां पर या तो विधानसभा का अध्यक्ष अनुमति देगा या विधान परिषद का सभापति अनुमति देगा, और उसके पश्चात वो अपनी मातृभाषा में क्या कर सकता है, सदन को संबोधित कर सकता है। ये अपने यहाँ पर जो 2 अनुच्छेद हैं वो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट हो गए हैं, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। अब आता है अपना राजभाषा। राजभाषा के लिए जो अलग से भाग बनाया गया है, भाग 17, उसका हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से, और इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी हमारा जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। चाहे हमको किसी भी प्रकार से वो प्रश्न घुमा के पूछा जाए तो हमें उसका उत्तर भी कैसे देना है, घुमा के ही देना है, और हमें उसका उत्तर बिल्कुल सही करके आना है। तो राजभाषा का जो प्रावधान है उसके लिए राजभाषा के लिए अलग से भाग बना हुआ है, और वह भाग कौन सा है मैंने बता दिया आपको, 17। ये ट्रिक के माध्यम से पहले बता दिए हैं। अब इस भाग 17 में सबसे पहले जिस अनुच्छेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है अनुच्छेद 343। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 4 अनुच्छेद ऐसे हैं। एक अनुच्छेद 343, इसके पश्चात है अनुच्छेद 344, इसके पश्चात है अनुच्छेद 348 और इसके पश्चात अनुच्छेद 350। ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आपको सब आर्टिकल देखने को मिलेंगे। बाकी इनके अलावा जो भी हैं उनमें आपको सब आर्टिकल देखने को नहीं मिलेंगे। 2 तो ये लगातार आ जाएंगे, 343, 44, और ये जाएंगे 48 और 50। बस ये 4 अनुच्छेद हैं। 343 में हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 3। कुल कितने आर्टिकल देखने को मिलेंगे, सब आर्टिकल 3 देखने को मिलेंगे। 344 में हमें कितने को देखने को मिलेंगे, 6 देखने को मिलेंगे। 348 है, ये थोड़ा इसमें है तो 3, लेकिन ये 3 भी बटे हुए हैं। ये 3 किस प्रकार से बटे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे 1, 2 और ये 3। तो इस 1 में भी 2 बात लिखी हुई है, एक क और एक ख, और यहाँ पर ये क है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ख में भी 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। इसमें क्या क्या बिंदु है इन सब का हम अध्ययन करेंगे। 350 में 2 चीजें दी गई हैं, 350A और 350B, बस इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये मेन यहाँ पर है 344 और 343। 343 क्या कह रहा है, 344 क्या कह रहा है, 348 क्या है, 350 क्या है, ये सब ट्री के माध्यम से हमने देख लिया था। 343 में हमने देखा था कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, और अंकों का जो स्वरूप होगा वो भारतीय अंकों का कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ये हमने अध्ययन कर लिया था। 344 में हमने देखा था राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति। 348 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा। 350 अभ्यावेदन की भाषा, शिकायत की भाषा, प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनकी भाषा, और भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों के बारे में, इन सब का उल्लेख इसमें है 350 में है। इन 4 के सब आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी अनुच्छेद आता है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी सब आर्टिकल नहीं है। इसके अलावा 343, 44 है, 345 में आपको कोई सब आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। बात करें 346 में कोई सब आर्टिकल नहीं है। बात करें 347 में कोई सब आर्टिकल नहीं है। बात करें 349 की कोई सब आर्टिकल नहीं है। बात करें 351 की कोई सब आर्टिकल नहीं है। इन 5 में केवल जो बात है वही है। 345 के बारे में एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 345 है वह स्वीकृत, यानी राज्य के द्वारा स्वीकृत भाषा, राज्य के द्वारा जिस भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है, उसके बारे में है। 346 मैंने बताया था कि संपर्क की भाषा है, संचार की भाषा है, पत्राचार की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है, इसका उल्लेख किया गया है। 347 है, इस 347 में हमने देखा था कि राज्यों की जो भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है उन मान्यता प्राप्त भाषाओं को उल्लेख है।
349 में केवल एक ही शब्द आएगा, विधि अधिनियमित करने का। तो विधि अधिनियमित करने का जो प्रावधान है वो अपने को किस में देखने को मिलेगा, 349 में। इसके अलावा 351 है, तो उसमें ये संघ का कर्तव्य है। संघ का कर्तव्य है कि वो हिंदी का विकास किस प्रकार से करे। तो हिंदी के विकास के संदर्भ में, हिंदी के विकास के संदर्भ में संघ के जो कर्तव्य हैं उस कर्तव्य का उल्लेख, यानी विकास, हिंदी का विकास किस प्रकार से करना है, इस बात का उल्लेख इसमें 351 में है। तो सब आर्टिकल केवल 4 में पढ़ेंगे, 43, 44, 48 और 50। इनमें किसी प्रकार का कोई सब आर्टिकल नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 343 के बारे में। ये 343 है, उसमें जो 3 सब आर्टिकल है उनमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि संघ की राजभाषा, इस टॉपिक का जो नाम दिया गया है, इस अनुच्छेद का जो शीर्षक दिया गया है, उस शीर्षक का नाम क्या है, संघ की राजभाषा। कौन सा टॉपिक है, शीर्षक क्या है इसका, संघ की राजभाषा। विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं आज हम इसका। इसमें मैंने 3 सब आर्टिकल बताए थे आपको। तो पहला जो आर्टिकल है 343(1), उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें यह बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है, वो संघ की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी। संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बात की गई कि इसकी जो लिपि है वो कौन सी होगी। ये आर्टिकल 1 में आ रहा है, सब आर्टिकल 1 में आ रहा है। 343(1) में 3 बातें लिखी हुई हैं। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। लिपि की यदि बात करें तो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। इसके अलावा यदि बात करें अंकों का जो स्वरूप है, तो अंक कैसे होंगे, तो भारतीय जो अंक हैं उन भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय जो अंक है उन भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय जो रूप है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो क्या होगा, मान्य होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप कौन सा है, 1, 2, 3, ये रूप यहाँ पर मान्य किया जाएगा। ये 343(1) में बात लिखी हुई है। पहली बात, संघ की राजभाषा कौन सी होगी, तो राजभाषा होगी हिंदी। नंबर 2, लिपि पूछ लिया जाए, लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। अंकों का स्वरूप पूछ लिया जाए तो अंकों का स्वरूप कैसा होगा, अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा, इसको मान्यता दी गई है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि हिंदी को गौरवशाली पद संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिला है। तो हिंदी को जो गौरवशाली जो पद है वो अनुच्छेद 343 के सब आर्टिकल 1 में मिला है, और उसमें ये कहा गया है संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। ये इसके हिंदी के गौरवशाली पद को, या ये कहे कि हिंदी का जो पद है उसको गौरवान्वित कर रहा है। 343(1) प्रश्न जो पूछेगा ये पूछेगा कि हिंदी को गौरवान्वित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, 343(1। नंबर 2, सब आर्टिकल हम देखते हैं 343 है, उस 343 में सब आर्टिकल है 2। इस 2 में क्या बात कही गई है, तो सब आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जो यहां पर अपनी जो राजभाषा है वो हिंदी है, इसके साथ ही 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रहेगा। बस ये प्रश्न ये पूछा गया कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक का मतलब क्या हो गया, संविधान कब लागू हुआ, 1950 में, यानी 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ कौन सी भाषा में काम मिलेंगे, अंग्रेजी भाषा काम मिलेंगे, यानी 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग प्रचलन में रहेगा। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(2) में किया गया है। यानी यहां पर अंग्रेजी को क्या बना दिया गया है, सह राजभाषा बना दिया गया है। इसके पश्चात है 343 का सब आर्टिकल 3। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि 15 वर्ष पश्चात, यहां पर मैंने क्या लिखा था, 15 वर्ष तक, यानी 1965 तक, और ये कह रहा है कि 15 वर्ष पश्चात, 15 वर्ष से पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। कब जारी रहेगा, यदि इसके लिए संसद के द्वारा कोई विधि है वो बना दी जाती है, संविधान के द्वारा कोई उपबंध है वो तैयार कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, तो 15 वर्ष के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। कहने का मतलब ये जो 343(3) है, जहां पे हमने देखा था कि 343(1) ये हिंदी
का जो राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था और हिंदी को गौरवान्वित कर रहा है, वहीं 343(3) क्या कर रहा है, इस हिंदी को निष्प्रभ बना रहा है। ये कह रहा है कि 15 वर्ष के पश्चात भी अंग्रेजी है उसका प्रयोग जारी रह सकता है। कब? यदि संसद इसके द्वारा कोई विधि बना दी जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को हम प्रत्येक लोकसभा की जो सीट है उससे हम चुनते हैं। तो अपना जो देश है उस देश में हम देखते हैं कि दक्षिण जो भारत है, उस दक्षिण भारत में यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो स्थानीय भाषाएं हैं और उन स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर स्थानीय भाषा के रूप में जो भाषाएं हमने पढ़ी थी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ठीक है, तमिल है, इन भाषाओं का अध्ययन किया था। तो ये जो जितने भी क्षेत्र हैं दक्षिण वाले, ये जब पत्राचार करेंगे तो इनकी पत्राचार की भाषा कौन सी रहेगी? अंग्रेजी रहेगी। और ये सदन को भी जब संबोधित करते हैं तो इनकी भाषा कौन सी रहती है? अंग्रेजी रहती है। तो इन लोगों के लिए और इन लोगों को जब हम चुनकर लाते हैं, या ये कहें कि ये लोग, ये व्यक्ति, ये सांसद जब अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं और जब ये अपने यहाँ पर संसद में आएंगे और भाषा के संबंध में प्रावधान कौन करेगी? संसद करेगी। तो क्या ये व्यक्ति इस बात को चाहेंगे कि हमारे अंदर या हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो हिंदी में किए जाएं? बिल्कुल नहीं। वो तो ये चाहेंगे कि जो अंग्रेजी है उस अंग्रेजी को बोलने में हमें सुविधा होती है। जैसे उत्तरी भारत की बात करें तो हमें हिंदी बोलने में सुविधा होती है और अंग्रेजी बोलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। वैसे ही इन लोगों को अंग्रेजी बोलने में सुविधा होती है और हिंदी बोलने में असुविधा का सामना इन्हें करना पड़ता है। इसलिए ये लोग यही चाहेंगे कि अंग्रेजी जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा का ही प्रचलन बना रहे। ये किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि जो अपनी जो कार्यवाही है, संसद की जो कार्यवाही है, ये पूरी तरह से हिंदी में हो। ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और ये अधिकार 343(3) के तहत ये जो अधिकार दिया गया, किसको दिया गया? संसद को दिया गया। और संसद में जो दक्षिण भारत से जो चुनकर जो भी सदस्य आएंगे वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि जो हिंदी है उस हिंदी का प्रचलन बढ़े। वो ये चाहेंगे कि या तो हमारी स्थानीय भाषा या फिर अंग्रेजी जिसको बोलने में हमें सुविधा हो रही है उसका प्रचलन बढ़ता रहे। इसलिए इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हिंदी को जो हम विश्व मंच के ऊपर स्थापित करना चाहते थे उसको निष्प्रभ करने वाला यदि कोई अनुच्छेद है तो वो कौन सा है? 343(3). यदि गौरवशाली पद की बात करें कि हिंदी को गौरवशाली जो पद मिला था वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मिला था? तो गौरवशाली पद मिला था 343(1) के तहत। लेकिन हिंदी है वो निष्प्रभावी, या ये कहें कि निष्प्रभ कौन से अनुच्छेद के तहत हो गई थी? 343(3) के तहत। तो ये 3 सब आर्टिकल है जो 343 में है, इसका हमें ध्यान में रखना है। 343(1) 3 बातें लिखी गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी, और उसके जो अंक है उसका शुरू भारतीय अंकों का कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय होगा। नंबर 2, 343(2) में ये बात लिखी हुई है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो किया जाता रहेगा, यानी 26 जनवरी 1965 तक। 343(3) ये बात कह रहा है कि यदि संसद चाहे तो किसी प्रकार का उपबंध बनाकर, कोई विधि बनाकर 15 वर्ष के पश्चात भी अंग्रेजी का प्रयोग है वो जारी रख सकती है। और वो सदस्य जो दक्षिण भारत से चुनकर आ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हिंदी में कार्य हो, वे अंग्रेजी को बढ़ावा देंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद के द्वारा जो हिंदी है उसको क्या बना दिया गया? निष्प्रभ बनाने का पूरा प्रयास किया गया। ये अनुच्छेद 343 के हमने बातें जो थी उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। कौन कौन से इसके अंदर सब आर्टिकल हैं? 3 सब आर्टिकल हैं। उन 3 सब आर्टिकलों का हमने अध्ययन किया है। अब इसके बाद में हम आज एक छोटा सा और 344 है, उस 344 में जो 6 सब आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो हम देखेंगे अगला अनुच्छेद है हमारा 344। 120 हमने देख लिया, 210 हमने देख लिया और 343 हमने देख लिया। 120 में कोई सब आर्टिकल नहीं है, 210 में कोई सब आर्टिकल नहीं है और 343 है उसमें हमने 3 सब आर्टिकल देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 344 की कि अनुच्छेद 344 में क्या बातें लिखी गई हैं। तो अपनी जो हिंदी है, अनुच्छेद 344, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग व समिति। संसद का जो राजभाषा आयोग है
और संसद की जो राजभाषा जो समिति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसका जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 344 में किया गया है। हमने देखा था कि इसमें हम कुल कितने सब आर्टिकल पढ़ेंगे, 6। टोटल कितने पढ़ेंगे, 6। राजभाषा आयोग है, इसका गठन हमने देखा था राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और राजभाषा जो समिति है इसका संसद के जो सदस्य हैं वो अपने में से करेंगे। लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा का 10 सदस्य। और इनका जो चयन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। और ये जो 30 सदस्य हैं ये 30 सदस्य क्या करेंगे, पहली बात तो है कि ये जो राजभाषा आयोग है इस राजभाषा आयोग का गठन क्यों किया गया। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा तो इसमें ये बात कही गई थी कि इसमें एक तो सभापति होगा, एक सभापति होगा, प्लस जितनी भी संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो उस समय मान्यता कितनी भाषाओं को मिली थी, 14 भाषाओं को मिली हुई थी। तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों से जो सदस्य हैं वो चुनकर आएंगे। यानी ये कहेंगे कि जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और मान्यता प्राप्त भाषाओं से का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य हैं वो इसके अंदर चुने जाएंगे। एक इसका सभापति होगा। और ये क्या करेंगे कि हिंदी के संदर्भ में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कि हिंदी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है उसके लिए ये सिफारिश करेगा। तो सिफारिश यानी हिंदी को प्रोत्साहित, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद अमल में लाया गया। हमने देखा था हिंदी को गौरवान्वित 343(1) हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए और अंग्रेजी का जो प्रावधान जो आगे बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए, यानी कहें कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे, किसके स्थान पर, हमें अंग्रेजी के स्थान पर। तो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लाया गया था, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 344। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, घुमा देगा। एक कहेगा कि हिंदी को गौरवान्वित, हिंदी को गौरवान्वित, हिंदी को गौरवान्वित करने वाला कौन सा है। तो हिंदी को यदि गौरवान्वित करने वाले की बात करें तो 343(1). यदि बात करें कि हिंदी को प्रोत्साहित तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 344। ये ध्यान में रखना आपको। गौरवान्वित करने वाला 343(1) है और इसको प्रोत्साहित करने वाला क्या है, 344 है। अब इसके लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसका पूरी तरह से ये दायित्व था कि हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए और उसको अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति इनका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत किया गया। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं उन बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये जो सब आर्टिकल है 6, इनमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं उनका एक लाइन में हम हल्का सा अध्ययन करते हैं। 344(1), यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट रूम में, राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग है, उस राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का जो गठन है उस गठन के बारे में जो प्रावधान है वो उसका उल्लेख 344(1) में किया गया है। 344(2) में क्या किया गया है कि जो राजभाषा जो आयोग है उसका जो गठन किया गया है उस आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाएंगे उसके संदर्भ में उस आयोग के क्या कर्तव्य हैं। तो आयोग के जो कर्तव्य हैं, आयोग का मतलब राजभाषा आयोग, उस राजभाषा आयोग के क्या कर्तव्य हैं उस कर्तव्य का जो उल्लेख है वो 344(2) में किया गया है। 344(3) यानी अहिंदी भाषी जो क्षेत्र है उस अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों के हितों का ध्यान रखना, ये भी किसका कार्य है, राजभाषा आयोग का कार्य है। तो हम लिखेंगे अहिंदी भाषी, अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं, अहिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनका सम्यक ध्यान रखना, पूरी तरह से उनका ध्यान रखना, ये किसका कर्तव्य बताया गया, ये किसका कार्य है, राजभाषा आयोग का। ये 3 बातें, राजभाषा आयोग का गठन 344(1), राजभाषा आयोग के कर्तव्य 344(2), अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों का सम्यक ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना, ये 344(3) में, ये किसका कार्य है, राजभाषा आयोग का। अब बात करें 344(4), यहां पर राजभाषा समिति का गठन, यहां पर किसका गठन किया जाएगा, राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। गठन में मैंने बता दिया 20 + 10 = 30 सदस्य चुने जाएंगे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से।
बात करें 344(5), तो यहाँ पर लिखा हुआ है समिति के कर्तव्य। समिति के क्या क्या कर्तव्य हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है, 344(5) में किया गया है। बात करें 344(6), तो 344(6) में है राष्ट्रपति के निर्देश। राष्ट्रपति के निर्देश। अब राष्ट्रपति जो निर्देश निकालेगा, राष्ट्रपति जो निर्देश देगा, उसमें क्या होगा कि एक तो जो 344(1) है, हमने देखा कि राजभाषा आयोग है, उस राजभाषा आयोग का हमने गठन किया था और उस गठन के द्वारा वो कुछ सिफारिशें करेगा। उन सिफारिशों की जो समीक्षा है वो समिति करेगी, तो उनकी समीक्षा करना ये समिति का क्या है, कर्तव्य है। तो आपसे पूछा जाएगा समिति का क्या करता है, कर्तव्य है। तो आयोग की समीक्षा करना, आयोग जो सिफारिशें कर रहा है उसकी समीक्षा करेगा, प्लस समीक्षा के उपरांत अपना जो प्रतिवेदन है, अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देगा। ये मेन चीज है भाई कि राजभाषा जो समिति है वो राजभाषा समिति का जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन का उल्लेख इसमें किया गया है 344(5) में। आयोग की समीक्षा करेगा 344(5) में। ये समिति के कर्तव्य है। तो समिति के कितने कर्तव्य हो गए, प्रश्न पूछ सकता है। समिति के 2 कर्तव्य हैं। जो राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनकी समीक्षा करेगा। नंबर 2, समीक्षा करने के उपरांत अपना प्रतिवेदन या अपनी सिफारिशें हैं वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और उसके आधार पर, यानी राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें की थी वो, नंबर 2, समिति के द्वारा समीक्षा करने के उपरांत जो प्रतिवेदन दिया गया है उसके पश्चात उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा और विचार विमर्श करने के बाद में राष्ट्रपति क्या निकालेगा, निर्देश निकालेगा। इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है 344(6) में किया गया है। दोबारा से देखो इसको, 344(6) सब आर्टिकल है। पहला है राजभाषा आयोग का गठन। अब इस गठन के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि जब हमारा संविधान लागू होता है तो संविधान के लागू होने से 5 वर्ष की अवधि के पश्चात, 5 वर्ष की अवधि के पश्चात, और ये जो 5 वर्ष की अवधि के पश्चात जिस आयोग का हमारा गठन हो जाता है और जब ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है उसके 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष से पश्चात राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अब तक अपने हिंदुस्तान में केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन कितनी बार हुआ है, एक बार। और ये गठन हुआ था 7 जून 1955। कब हुआ था, 7 जून 1955। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 5 वर्ष बाद। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1955 के पश्चात, बिल्कुल 26 जनवरी 1955 के पश्चात 7 जून 1955 को इसका गठन किया गया। और जब ये अपना कार्य प्रारंभ कर देगा, यानी कहने का मतलब है 7 जून 1955 में 10 वर्ष जोड़ोगे तो 7 जून 1965 के पश्चात आपको नए आयोग का गठन करना है, वो गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बातें इसका उल्लेख किया गया है। और हिंदुस्तान में यह कहे कि अपने देश में केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ है और वो गठन कब हुआ था, 7 जून 1965। इसने अपना जो प्रतिवेदन है, ये जो सिफारिशें हैं, ये जुलाई 1956 में सौंपी थी। कब सौंपी थी, जुलाई 1956 ईस्वी में ये सौंप दी गई थी। ठीक है। अब राजभाषा आयोग का कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य यही है कि हिंदी को बढ़ावा देना और अंग्रेजी का जो बढ़ावा चल रहा है उसको निर्बंधन कर देना, उसको दायरे सीमित कर देना, हाईकोर्ट की जो भाषा है उसके संदर्भ में कोई भी कानून बनाना। इसके अलावा हम बात करें कि जो संचार की जो भाषा है इसके उसको प्रबंध करना और अंकों का जो स्वरूप है उसके बारे में हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। कहने का मतलब आपसे प्रश्न इतना ही पूछेगा कि आयोग के कर्तव्य, यानी जो सिफारिशें कर रहा है उस सिफारिशों के संदर्भ में आयोग के क्या कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य का उल्लेख कौन से में है, 344(2) में। 344(1) आयोग का गठन होगा, 344(2) उसके कर्तव्य हैं और 344(3) हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखना, सम्यक ध्यान रखना। ये 344(3) ये राजभाषा आयोग से संबंधित है। 3 बात करें 344(4), यहां पर राजभाषा जो समिति है उसका गठन संसद का जो सदन उनके द्वारा, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। ठीक है। और यहां पर ये जो 30 सदस्य हैं ये क्या करेंगे, तो इसका जो उल्लेख है ये 344(5) में किया गया है। ये समिति के कर्तव्य में बताया गया है कि वो आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई है उनकी समीक्षा करेगा। इसके साथ ही समीक्षा करने के उपरांत अपना जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समिति है, उस समिति का गठन किया गया था 16 नवंबर 1957 को, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 8 फरवरी
1959 को, 8 फरवरी और 1959 को। अब ये राजभाषा आयोग और राजभाषा जो समिति है, हम उसका विस्तार से अध्ययन एक अलग कक्षा में करेंगे कि राजभाषा आयोग ने जो सिफारिशें की थी, 12 सिफारिशें की थी, और वो 12 सिफारिशें कौन कौन सी थी, उन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उन 12 सिफारिशों के ऊपर ये जो राजभाषा जो समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने 7 सुझाव दिए थे। वो 7 सुझाव कौन कौन से थे, हम उनका भी यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये यहाँ पर तो केवल आपको इतना याद रखना है कि समिति का गठन 344, समिति के कर्तव्य 344(5), और इसके पश्चात हमने देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश, ये निर्देश कब, जब राजभाषा आयोग है वो अपनी सिफारिशें करेगा, उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा, ठीक है। 344(1) के ऊपर और 344(5) जो प्रतिवेदन दिया जा रहा है उसके ऊपर विचार विमर्श करने के पश्चात प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि राष्ट्रपति है जो निर्देश निकालेगा तो उस निर्देश में वो कौन कौन से अनुच्छेदों को ध्यान रखेगा, तो 2 अनुच्छेदों को ध्यान रखेगा, 344(1) को और 344(5) को। इनको ध्यान में रखते हुए वो निर्देश जारी करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पर हमने आज 4 अनुच्छेद देखे, 4 अनुच्छेदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया, 120 का, 210 का, 343 का और 344 का। इन 4 अनुच्छेदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और 344 में 2 चीजें हैं, एक तो राजभाषा आयोग, ये मैंने बता दिया, इसका गठन 7 जून 1955 को हुआ था। अपना रिपोर्ट जुलाई 1956 में। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे बीजी खैर, यानी वो बाल गंगाधर तिलक की बात नहीं है, बाल गंगाधर खैर है, ठीक है। और यहाँ पर जो समिति बनाई गई थी, राजभाषा समिति, जो 1957 में 16 नवंबर 1957 को, और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 8 फरवरी 1959 को दी थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे गोविंद वल्लभ पंत, इसलिए इसको हम गोविंद वल्लभ पंत समिति भी कह सकते हैं। और ये जो आयोग है इसको हम बीजी खैर आयोग भी हम कह सकते हैं। इन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें की, समिति ने कौन कौन सी समीक्षा करने के उपरांत कौन कौन से सुझाव दिए, कौन से को माना गया, कौन से को नहीं माना गया। अब हमने ये देख लिया कि 343 है उसके गौरवशाली पद को प्रतिष्ठित करने के लिए, या ये कहें कि राजभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 344 लाया गया था, और प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया कि राजभाषा आयोग है वो पूरी तरह से हिंदी को बढ़ावा देगा। लेकिन यहाँ पर जो राजभाषा जो समिति ने जो समीक्षा की थी उसके उपरांत उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रावधान किया गया। और बातें किसकी मानी गई, यहाँ पर राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें यदि मान ली जाती तो आज पूरी तरह से हिंदी प्रतिष्ठित हो चुकी होती, लेकिन बात किसकी मानी गई, समिति की बातों को माना गया। और उसी का ही परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, या ये कहें कि हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। एक चीज़ मैं बात बता दूं आपको कि यदि परीक्षा में आपके प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है, कोई भी विकल्प ऐसा आ जाए कि वर्तमान समय में, या ये कहें कि हिंदी है उस हिंदी का प्रयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हिंदी का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा प्रश्न आएगा। आप उसमें सोचोगे कि यार वास्तव में बढ़ता जा रहा है, कहाँ बढ़ता जा रहा है, अंग्रेजी का बोलबाला हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हिंदी इस समय विश्व की टॉप भाषाओं में चल रही है, और हिंदी का जो प्रयोग है, हालांकि अंग्रेजी का जो वर्चस्व वो भी है, दबदबा कायम है, लेकिन हिंदी का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, इसको गलत मत कर देना। यहाँ पर जो बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यार ये तो बात बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है ये बात, हिंदी का जो प्रयोग है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये 4 अनुच्छेद, इन 4 अनुच्छेदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और 344 में जो राजभाषा आयोग है और राजभाषा जो समिति है, इसका हम और विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे, और इसके बारे में और बताएंगे कि कौन सी इसने सिफारिशें की थी, और इसने समीक्षा के उपरांत 7 जो सुझाव दिए थे वो कौन कौन से दिए थे, और इसके कौन से ऐसे सदस्य थे जिसने हिंदी के वर्चस्व को बनाने के लिए काम किया था। तो 2 तो हम नाम ऐसे जानते हैं कि एक तो जिन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन, और इसके साथ ही एक सेठ गोविंद दास। ये 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने का पुरजोर प्रयास किया था। और इसके जो समिति के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों ने कौन कौन से सदस्य जिन्होंने बढ़ावा देने का काम किया, कौन से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए, ये सब हम राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति का अलग से अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो आज की क्लास में हमने ये एक मैटर देखा, विस्तार से हमने इसका अध्ययन किया। यदि आज का हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं ये चाहूँगा कि जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतनी ही अच्छी से अच्छी जो कक्षाएं हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और पूरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि हमारे द्वारा जो कक्षाएं प्रस्तुत की जा रही हैं
और उसके अंदर पूरा मैटर हमारे को देखने को मिल जाएगा। परीक्षा के दौरान यदि ये मैटर आपने देख लिया तो इससे किसी भी प्रकार के प्रश्न के गलत होने की संभावना नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।